इंसान जब भी कोई गलती करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने गलती को अंजाम देता है, लेकिन वह सोच बैठता है कि हमारा जो गलती है आगे चलकर हमारे लिए बड़ी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन उसकी एक सोच होती है, लेकिन उसकी सोच जो होती है उसके हिसाब से धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन हाँ, कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है वैसे सेम इंसान को फल भी मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति होता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनता है जिस रास्ते पर चल उसके परिवार की पूरी ज़िंदगी तहस महस हो जाती है, और उसी की वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना या घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है इटावा। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 14 अक्टूबर का ही। तो वही लगभग शाम का 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो इटावा कोतवाली के ही कोतवाल साहब होते हैं अनिल मणि त्रिपाठी, मौके पर अपने ही ऑफिस में बैठकर कुछ अर्जेंट काम को निपटा रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक अधेड़ व्यक्ति का आदमी पहुंचता है। जैसे ही अनिल कुमार त्रिपाठी उस व्यक्ति को देखते, उसके चेहरे को देखते भाग जाते हैं कि बस करो, यह जो व्यक्ति है बड़े मुसीबत में है। उसके चेहरे कुछ और बयां कर रहे होते हैं। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं उसी समय इशारा करते हैं। वह व्यक्ति इशारा पाता, सामने कुर्सी होता, कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। कोतवाली साहब जो होते हैं उसी समय उस व्यक्ति को एक गिलास पकड़ाते हैं, पानी पीता है। जैसे उसको राहत महसूस होता है उसी समय पूछने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप हमें पूरी एक एक बात की जानकारी दें। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, जो हम इसी शहर कटरा बाल सिंह मोहल्ला के ही रहने वाले हैं। साहब हमारी अपनी एक बहू है काव्या मिश्रा, जिसकी मौत हमारे ही कमरे में बड़ी बेरहम तरीके से की जा चुकी है। आखिर वह हत्यारा कौन है साहब हमें नहीं पता है। यह बात जैसे ही अनिल मणि त्रिपाठी सुनते उसे समस्या नजर आ जाते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक रहीश बहू की इस तरह हत्या हो जाए और किसी को भनक ना लगे। उसी समय अनिल मिश्रा जो होते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा को अब साथ लेते हैं, और लेने के बाद ठीक उनके बताए हुए कमरे पर पहुंचते हैं। नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि 3 तल्ला मकान है। बड़े शहम से जाते हैं भाई, और तीसरे तल्ला पर उसी समय जो होते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा अब प्रभारी जो निरीक्षण होते हैं अनिल त्रिपाठी को अपने साथ लेते हैं, और लेने के बाद ठीक है तीसरे तल्ला पर चढ़ जाते हैं। जब चढ़ते हैं तो एक कमरा होता है, मेन दरवाज़ा होता है, उसी के अंदर जाते हैं। जो फर्श होता है उसी फर्श पर सही में दिव्या मिश्रा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। लेकिन बगल में फूलदान होता है जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। अब थाना इंस्पेक्टर जैसे ही फूलदान को देखते समझ जाते कि बस करो, इसी फूलदान को उपयोग कर दिव्या मिश्रा की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की टीम जैसे ही दिव्या के करीब जाती है, बॉडी का निरीक्षण करती है, तो पता चलता है कि दिव्या के बॉडी के अंदर अभी भी कुछ हलचल मच रही है। उसी समय अनिल जो त्रिपाठी होते हैं सतर्क हो जाते हैं और अपनी टीम को लेने के बाद एम्बुलेंस की मदद से अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में भेज देते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही दिव्या को देखते हैं तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं। दूसरी तरफ अनिल त्रिपाठी जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेकर घटना पर पहुँचते हैं, तौर तरीके से मिश्रण करते हैं, तो सामने देखते हैं अलमारी है और साथ में कुछ सामान इधर बिखरे हुए हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि जो भी हत्यारा होगा वो हमें लग रहा सिर्फ लूटपाट के इरादे से अंदर आया हुआ। इधर जैसे ही दिव्या की नज़र उस अपराधी के ऊपर पड़ी होगी, दिव्या जो होती है अब बचाव के लिए उससे काफ़ी संघर्ष की होगी, लेकिन इधर जो होता है अपनी पहचान छुपाने के लिए हत्यारा जो होता है दिव्या मिश्रा के ऊपर
इसी फूलदान से हमला किया होगा, जिसकी वजह से चोट आई और आने की वजह से दिव्या की मौत हो गई। पुलिस की जो टीम होती है जब निरीक्षण कर लेती है तभी कुछ ही मिनट बीतता है, फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच जाती है और फोरेंसिक टीम जो होती है अपने हिसाब से वहां कुछ साक्ष्य जुटाती है। डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है अपने हिसाब से इधर कमरे का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और फिर तीसरे तल्ले से उतर कर नीचे जाती है, बाहर कुछ दूर पे जाती है, लगभग 100 मीटर दूर, फिर वहाँ से चक्कर मारकर वापस चली आती है। लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कुछ तब भी स्वाद नहीं लग पाता। पुलिस की जो टीम होती है इधर वहीं पर खड़े अब प्रमोद मिश्रा से पूछताछ शुरू कर देती है। प्रमोद मिश्रा पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हम तो एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक है जो ठीक है करबाव खेड़ा जनता महाविद्यालय में है, उसी में मौके पर हमारी तैनाती लगी होती है। लेकिन जब से छुट्टी पाए हैं साहब अपने ही घर में सिर्फ अपनी पत्नी और साथ में एक अपनी बूढ़ी माँ है और अपनी बहू के साथ रहा करते थे। लेकिन हमारी जो पत्नी होती है लगभग कुछ महीने पहले हमारे बड़े बेटे के पास चली गई है और घर में सिर्फ हम बचे हैं और हमारी बहू बची है और हमारी एक बूढ़ी माँ बची है। लेकिन हाँ, दिव्या का अपना जो पति होता है साहब वह FM एक टीवी न्यूज़ एंकर का काम करता है जो ठीक नोएडा में है, नाम अजितेश है। अब पुलिस की टीम जैसे अजितेश के बारे में खबर पाती है, खबर पाने उसी समय इसकी जो सूचना होता है अजितेश को भेजवा देती है। लेकिन पता चलता है प्रमोद के द्वारा कि अजितेश को ही परमेद को द्वारा खबर मिल चुकी है। पुलिस की जो टीम होती है अस्पताल में पहुंचती है, लेकिन जब पहुंचती है इधर जो होता है पुलिस की टीम दोबारा जाकर दिव्या मिश्रा के बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद वहीं उठाकर अपने ही जो अस्पताल होता है पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। जैसे ही पोस्टमार्टम होकर दिव्या मिश्रा का बॉडी बाहर आता है तो उसी वक्त जो होता है अजितेश भी अब बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इधर डॉक्टर जो होते हैं डेड बॉडी को देने के लिए मना कर जाते हैं, क्योंकि पुलिस की जो टीम होती है दिव्या के डेड बॉडी को दोबारा निरीक्षण करने के लिए अपने से बड़े अधिकारी के इंतजार कर रही होती है। लगभग 5 घंटे का वक्त बीत जाता है। तभी जो साहब होते हैं उसी समय पहुँचते हैं, डेड बॉडी का दोबारा निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद अंदाज़ा लगा बैठते हैं दिव्या की जो मौत हुई है साधारण तरीके से नहीं होती है, बल्कि इसकी बड़ी बेरहमी तरीके से की गई है। पुलिस की जो टीम होती है डेड बॉडी की निरीक्षण कर लेती है। करने के बाद जो होता है दोबारा अजितेश से पूछताछ करने के लिए उसके पास जाती है। अजितेश से पूछताछ जब शुरू कर देती है तो पता चलता है अजितेश की जो हालत होती है बड़ी बेहतर तरीके से होती है, बार बार जहाँ खड़ा होता है वहीं गिर पड़ता है। इसीलिए पुलिस की टीम सोचती है अजितेश से पूछताछ करना हमें सही नहीं लग रहा है। पुलिस की जो टीम होती है अब दोबारा जाती है प्रमोद मिश्रा से पूछताछ करने के लिए। प्रमोद मिश्रा से जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है प्रमोद मिश्रा जो होते हैं एक बहुत ही व्यस्त आदमी होते हैं, क्योंकि सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास जो होता है वह स्कूल के लिए अब निकल जाया करते थे और लगभग वही 1 या 1:30 बजे के आसपास आते थे, खाना खाते थे, फिर जो होता है 2 से 2:30 बजे के आसपास फिर बाहर चले जाते थे, फिर 5 बजे आसपास आते थे। उनका रोज़ का यही सिलसिला होता है। लेकिन होता कुछ यूँ है, 14 अक्टूबर का जब दिन होता है उसी वक्त लगभग 1:30 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नीचे वाले मंजिल पर खड़ा होकर वहीं इंतज़ार करते हैं कि अब दरवाज़ा खुले। लेकिन जब साहब दरवाज़ा नहीं खुलता है, ना खुलने की वजह से परेशान हो जाते, उसी वक्त वहां बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपने बहू के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। और कॉल तो करते हैं लेकिन पता चलता है उस कॉल को रिसीव करने वाला घर में जो होता कोई होता नहीं, जो कि वह कॉल सिर्फ मिला रहे थे अपने बहू के मोबाइल नंबर पर। लगभग वहाँ बैठे बैठे 15 से 20 मिनट जब बीत जाता है तो उनको एहसास हो जाता कि हो सकता कि हमारी जो बहू है दिव्या अभी कहीं किचन में या जो होता कहीं जाकर कपड़े उपड़े धो रही हो, जिसकी वजह से वहीं पर प्रमोद मिश्रा बाहर बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं उन्हें थके होने की वजह से थोड़ी देर में नींद आ जाती है। आने की वजह से जहाँ जाने कैसे सो जाते हैं। जब 1 घंटे बाद नींद खुलती है तो देखते हैं कि मेन जो दरवाज़ा होता है वह तो खुला होता है। अब घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, अपने मकान में तीसरे तल्ले में जाते हैं। लेकिन जैसे दरवाजे के करीब जाते दरवाज़ा खुलता है तो अंदर जाके देखते हैं उनकी जो अपनी बहू होती है अब दिव्या मिश्रा पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ी होती है। यह हंस देख कर चिल्ला पड़ते हैं। इसकी जो सूचना होता है अपने इलाके के रह रहे कुछ पड़ोसियों को देते, वह भी आते इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसी वक्त फैसला लेते हैं और कोतवाली पहुंच जाते हैं। इसकी सूचना उसी समय जाकर वहां के
कोतवाली प्रभारी निरीक्षण जो होते हैं अनिल मणि त्रिपाठी को देते हैं। यह बात जब वहाँ खड़े सचिव साहब सुनते हैं खुद अमित मिश्रा से, सुनने के बाद पुलिस की टीम उससे कहने लग जाती है, आपको क्या लग रहा है, आपकी बहू के साथ ऐसा कौन कर सकता है, या आपका किसी से दुश्मनी है। इस तरह का सवाल जब इनसे अमित से किया जाता है तो अमित कहने लग जाते कि साहब हमारी बहुत बहुत नेक दिल की औरत थी, साहब किसी से फालतू मतलब रखते नहीं थी। अगर हमारे घर में कोई नहीं होता था, अगर कोई भी अनजान आदमी आ जाता था, उनसे बस यही बात कह देती थी कि अभी पापा जी घर पर है नहीं, वह 1 घंटे या 2 घंटे बाद वापस लौटेंगे तो आप आ जाना। लेकिन वह किसी फालतू आदमी से मतलब नहीं रखती थी, ना उसका किसी से लेन देना होता है। पुलिस की टीम अमित मिश्रा से पूछताछ जब कर लेती है, करने के बाद पुलिस की टीम काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर जो होता है दिव्या मिश्रा का हत्यारा कौन हो सकता है। लेकिन पुलिस की टीम अब करे तो करे क्या। पुलिस की टीम अपने हिसाब से केस को सुलझाने के लिए लग जाती है, कड़क दर हर कहानी को बयां करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग ही नहीं लगता कि आखिर जो होता है दिव्या के घर में फालतू आदमी दाखिल होने वाला हो कौन सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अमित मिश्रा को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है। अब अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम जो होती है दोबारा एक टीम गठित करती है। उस टीम में काफ़ी बड़े इंस्पेक्टर होते हैं, सिपाही भी होते हैं। सभी लोग इधर दिव्या के हत्या के रहस्य को जल्द खोलने के लिए पूरी तरह से कोशिश में पड़ जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए जब लगती है तो पुलिस को लगने लगता है यह जो केस है हमारे लिए ऐसा लग रहा है मुसीबतों का पहाड़ पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही एक परख बढ़ाते पता चला चैलेंज बन जाता है, आखिर यह चैलेंज टूटने वाला दिख ही नहीं रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है जब उलझन में पड़ जाती है तो इस राज को खोजने के लिए मुखबिर का सहायता भी लेती है। अब मुखबिर जो होते हैं इधर जाते हैं अमित मिश्रा के इलाके में जो होता है, इधर दिव्या मिश्रा और साथ में अजितेश मिश्रा के बारे में पूछताछ किया जाता है। पूछताछ जब किया जाता है पुलिस की जो टीम होती है इनके बारे में कुछ अहम सुराग मिलता नहीं कि आखिर दिव्या की हत्यारा कौन हो सकता है। लेकिन पुलिस को जैसे थोड़ी बहुत आभास होता है कि अजितेश को अब उसकी जो अवस्था है कुछ सुधार दिखना शुरू हो गया है। पुलिस की टीम खबर पाती है, अजितेश के पास पहुंचती है। लेकिन अजितेश से जैसे उसकी पत्नी दिव्या के बारे में पूछताछ करती है तो अजितेश कहने लग जाता कि साहब हमारी जो पत्नी होती एकदम कऊ थी, उससे किसी का फालतू लेना देना नहीं था। लेकिन साहब हमारी पत्नी का किसी से क्या दुश्मनी थी जो हमारी पत्नी के साथ ऐसा कारनामा किया गया। पुलिस की टीम कहने लग जाती है अजितेश एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे घर में क्या कोई गहने गायब हुए हैं, क्या कोई फालतू सामान गायब हुए हैं। अजितेश जब यह बात सुनता कहने लग जाता है कि नहीं साहब हमारे घर में जो सामान थे सो तहाँ के तहाँ पड़े हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, अजितेश की जो पत्नी दिव्या की जो हत्या है वह लूटपाट की वजह से नहीं की गई है, बल्कि ठीक है दिव्या की हत्या के मकसद से की गई। पुलिस की जो टीम होती है इधर अजितेश से पूछताछ करने के बाद खुद अजितेश के ऊपर शंका जाहिर कर देती है, क्योंकि उसके जो बोलचाल की जो अवस्था होती है यह देखकर पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो अजितेश अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहा है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अजितेश का ही मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल देती है। लेकिन उसके मोबाइल नंबर में 4 नंबर दिखाई देते हैं। एक नंबर होता है उसके खुद अपने पिता अमित मिश्रा का, और दूसरा नंबर होता है खुद उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब दिव्या मिश्रा का, और 2 अनजान नंबर होते हैं। उन्हीं में से एक अनजान नंबर पर इधर जो था अजितेश मिश्रा लगातार कई महीनों से बात किया करता था, यहाँ तक कि घटना वाले दिन भी उस नंबर पर बात किए गए होते हैं। पुलिस की टीम जो होती है जब इस नंबर के बारे में जानकारी लेती है पता चलता वह नंबर जो होता है जिस FM TV एंकर के तौर पर इधर खुद जो होता है अजितेश मिश्रा काम करता था, ठीक उसी में मेकअप असिस्टेंट होती हैं भावना आर्या। पुलिस की टीम जैसे भावना के आर्या के बारे में अब जानकारी पाने के बाद पुलिस की टीम जानना चाहती है कि आखिर जो होता दूसरा संदिग्ध नंबर किसका था। और पुलिस की टीम जब उस संदिग्ध नंबर के बारे में जानकारी लेती है पता चलता हुआ जो नंबर होता है अखिल कुमार के नाम से होता है, जो ठीक उसी FM TV न्यूज़ चैनल में काम करने वाला एक कर्मचारी होता है। अखिल जो होता है इधर अजितेश का ही एक गहरा दोस्त होता है, और साथ में दूर का ही इधर दिव्या का ही मुँह बोला भाई होता है। और पुलिस की टीम जो होती है जैसे दोनों के बारे में जानकारी पाती है, पाने के बाद मुखबिर लगा देती है इन दोनों की सच्चाई अब जानने के लिए। जब मुखबिर लगते हैं मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि भावना का जो होता है कई महीनों से इधर जो होता खुद का खुद अब जाकर
अजितेश से प्रेम संबंध चल रहे थे और इसकी जो जानकारी होता है खुद दिव्या को थी, जिसको लेकर दिव्या हर बार अपने पति से झगड़े तकरार करती थी। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, माजरा क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब बिना शंका के, बिना किसी आगे तहरीर के, पुलिस अब टाइम गंवाना नहीं चाहती थी। पुलिस की टीम जाती है, भावना और साथ में अखिल कुमार को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचती है। और पहुंचने के बाद इधर जब दोनों से पूछताछ किया जाता है इटावा कोतवाली में, तो पुलिस की टीम को जैसे ही देखने के बाद दोनों थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों कोई ऐसा शातिर मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए। पुलिस की टीम जैसे पूछताछ शुरू कर देती उसी समय दोनों के दोनों जो होते हैं दिव्या मिश्रा के हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं और साथ में उसका जो मेन सजगिरा मालिक मानते हुआ कोई और नहीं होता, खुद दिव्या का अपना पति अजितेश मिश्रा को मानते हैं। पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है सन्न रह जाती है कि हाँ, दिव्या का अपना पति अजितेश मिश्रा खुद उसका मालिकाना हत्यारा है। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए एक टीम लेती है और लेने के बाद अब नोएडा पहुंच जाती है, क्योंकि उसी समय नोएडा वह पहुंच जाता है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। अब नोएडा से ही अजितेश मिश्रा को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचती है, लेकिन अजितेश मिश्रा जैसे सामने अब दिव्या और साथ में अखिल कुमार को देखता तो वह भी समझ जाता कि पूरा का पूरा जो पोल है दोनों ने खोल कर रख दिया है और इसी में हमारी भलाई, हम भी पुलिस के सामने जल्द जल्द अपना गुनाह कबूल कर लें। अब पुलिस के सामने जो होता है अब अजितेश मिश्रा भी टूट जाता है, लेकिन पुलिस के सामने तीनों मिलकर प्रेम संबंध के सिलसिलों को आगे बढ़ाने के लिए जो कहानी बयां करते से सुनकर लोगों के रूह तक खड़े हो जाते कि आखिर एक भाई के हाथ में जो बहन राखी बांध सकती है, आखिर वह भाई अपनी बहन के साथ कैसा कारनामा घर में घुस के कर सकता है। असल में ठीक है, उत्तर प्रदेश का जाना माना जो जिला पड़ता है इटावा, इसी में ही एक कटरा बाल सिंह मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। उनकी अपनी पत्नी होती है सुधा, जिनके टोटल 3 बेटे होते हैं, लेकिन जो उनका सबसे छोटा बेटा होता है वही अजितेश मिश्रा होता है। लेकिन प्रमोद मिश्रा जो होते हैं खुद करवाखेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होते हैं। प्रधानाध्यापक होने के नाते उनका जो होता काफ़ी मान सम्मान होता, उनका जो व्यवहार होता है बड़ा अच्छा था। उसी व्यवहार की वजह से उनके परिवार का पूरी तरह से लोग इज्जत भी करते थे। लेकिन हाँ, अपने तीनों बेटों की पढ़ाई में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उनके दोनों जो बेटे होते हैं जैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, पूरी करने के बाद उनको दिखाई देता है कि हमारे जो दोनों बेटे हैं पूरी तरह से अब नौकरी की खोज में लग गए हैं। तभी इधर प्रमोद खोज अपने कुछ रिश्तेदार से बात करते हैं और दोनों बेटे के नौकरी के लिए जो होता नासिक में एक व्यक्ति से बात करते हैं। दोनों बेटे की जो नौकरी होता है नासिक में जब लग जाती है, अब दोनों बेटे जो होते हैं उनके ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाते हैं। और जब दोनों बेटे को अपने पैरों पर देखते हैं तो प्रमोद कुमार जो होते हैं दोनों बेटे के लिए एक बड़े घराने की बहू लाते हैं। और लाने के बाद दोनों अपनी पत्नियों को लेते हैं, लेकर ठीक नासिक चले जाते हैं। लेकिन हाँ, इधर जब भी कभी वह इटावा आते हैं तो तौर तरीके से अपने घर में अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। सिलसिला यही चलने लग जाता है। अब चलते चलते जब कुछ साल का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद जो होता है अजितेश की भी पढ़ाई लगभग पूरी हो जाती है। पूरी होने के बाद वह अपनी नौकरी की तलाशी में लगता है, लेकिन उसके हिसाब से जब नौकरी नहीं मिलता तो उसके अपने कुछ दोस्त होते हैं। उन्हीं दोस्त की मदद से एफएम अब न्यूज एंकर में जाकर मौके पर नौकरी पा जाता है। पाने की वजह से नोएडा में जाकर तौर तरीके से एक प्लाट लेता, उसी में जाकर किराए के तौर पर रहने लग जाता है और वहीं रहकर ठीक ठाक तरीके से काम करने लग जाता है। लेकिन थोड़े दिन बाद इतना तरक्की हासिल कर लेता है कि उसके इलाके में उसका काफ़ी मान सम्मान अब बढ़ जाता है। तो प्रमोद कुमार जो थे जब लगने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है अब पूरी तरह से तरक्की पर आ गया, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो चुका है, तो ठीक साल 2015 में ही इधर अपने बेटे अब जाकर अजितेश के लिए शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते। पता चलता कि ठीक हमारे इलाके में एक फ्रेंड कॉलोनी है, उसी कॉलोनी के राजीव तिवारी है, उन्हीं की अपनी बेटी है अब दिव्या मिश्रा। देखने में काफ़ी खूबसूरत है, मौके पर एमए कर अपने घर में काम में उलझी हुई है। इस तरह की जब खबर होता अब जाकर प्रमोद पाने के बाद अब टाइम गंवाना नहीं चाहते थे और इधर दिव्या मिश्रा की जो शादी अपने बेटे अजितेश मिश्रा से करवा देते हैं। अजितेश मिश्रा जो था दिव्या जैसी खूबसूरत पत्नी पाता है, पाने के बाद इतना खुश हो जाता ना, उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह लोगों के सामने अपनी पत्नी की खूबसूरती का बड़ा तारीफ करता है। लेकिन जब से अपनी पत्नी को अपने घर में पाया हुआ था तब से अपना घर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन ऐसे महीनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन दिव्या जो होती है अपने ससुराल में अपने धाम जमा लेती है, अपने सास ससुर पे अपने दिलों का राज करवा लेती है। थोड़े दिन बाद जब तौर तरीके से
दिव्या को देखने लग जाता है कि हमारे ससुराल में हमें काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है। उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे ससुराल में अब बीतेगी। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है, अब बीतने के बाद जो होता है, इधर खुद अजितेश मिश्रा जो होता है अब नोएडा चला जाता है। अब नोएडा रहकर अपने काम में उलझ जाता है। जब उलझ जाता है, दिव्या मिश्रा जो होती है कुछ महीने रहकर इधर अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद वह भी फैसला लेती है अपने पति के साथ, वह भी नोएडा चली जाती है। और नोएडा जाकर इधर दोनों एक ही मकान में तौर तरीके से रहने लग जाते हैं। लेकिन जब भी अपने काम से अजितेश छुट्टी पाने के बाद जो होता है अपनी नई नवेली दुल्हन दिव्या को साथ लेता और लेने के बाद कहीं मॉल, कहीं पार्क, कहीं टूर पर निकल जाया करता था। यानी कि कोई भी कसर नहीं छोड़ता दिव्या मिश्रा को खुश करने में। हर तरीके से, हर सुविधा से उसको अवगत करा देता। सिलसिला यह चलने लग जाता है। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी सिलसिले के बीच जो होती है दिव्या के गोद अभी भी खाली पड़े होते हैं। इधर अजितेश मिश्रा जो होता है दिव्या का दवाई करवा कर परेशान हो जाता है। उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारी पत्नी में कोई ना कोई खोट है, जिसकी वजह से अब दिव्या से अजितेश मिश्रा जो होता है अपने मन में दूरी बनवाना शुरू कर देता है। लेकिन दिव्या जब भी अपने ससुराल में आती, उसके ससुराल में खुद उसकी अपनी सास के कभी कभी ताने भी सुन जाते हैं। सुनने की वजह से दिव्या भी परेशान हो जाती है, ना कुछ सोच पाती है, ना कुछ समझ पाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अजितेश मिश्रा अब अपनी पत्नी से दूरी बनाना भी शुरू कर देता है। उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारी पत्नी के अंदर जो होता है कुछ तो कमी है, आखिर उस कमी को अब हमारी बस की दूर करने की बात नहीं रह गई है। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच थोड़ी बहुत मनमुटाव शुरू हो जाती। इसी मनमुटाव के बीच जो होता है इधर जिस FM न्यूज़ चैनल पर काम करता था उसी ऑफिस का ही रहने वाला एक एम्प्लॉयर होता है अखिल कुमार, जो ठीक फरीदाबाद के ही अमन नगर का ही रहने वाला होता है। लेकिन एक ही साथ काम करने की वजह से इधर अमयेश और साथ में अजितेश के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती। और दोस्ती होने की वजह से अखिल जो होता अजितेश के घर आना जाना शुरू कर देता। आने जाने के बीच जो होती है इधर खुद जाकर दिव्या की दोस्ती थोड़े दिन बाद अखिल से हो जाता। अब अखिल से हो जाने के बाद जो होता है खुद दिव्या अखिल को अपना भाई मान लेती। मानने की वजह से अखिल को इधर दिव्या खुद राखी बांधना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस पर पूरी तरह से विश्वास जमा बैठती है। हर बात जो होता है इधर खुद अखिल अपनी बहन मानकर सेयन किया करता था। अब यह सिलसिला जब चलने लगता था, चलते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, अजितेश की जो नज़र होता है अपने ऑफिस में काम करने वाली एक मेकअप असिस्टेंट होती है। अब जैसे ही उसके बारे में पता चलता बड़ी खूबसूरत है, जिसका नाम भावना आर्या है। देखने में बड़ी चंचल होती है। उसके अपने पिता भी होते हैं ललित नारायण आर्या, जो ठीक नई दिल्ली में ही जो नेशनल स्टूडियो होता है उसी में जाकर मौके पर काम किया करते थे। इधर जैसे ही अब जाकर अजितेश की जो नज़र होता है भावना एक बार पहुंचने के बाद अपने ऑफिस में पाकर उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि देखने में भावना बड़ी खूबसूरत होती है। होने के नाते जो होता है उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कुछ दिन बाद जो होता है भावना उससे घुल मिल जाती है। इतनी घुल मिल जाती है कि दोनों एक दूसरे के दिलों की बात शेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब शुरू कर देते हैं इधर जो होता है अजितेश की जो नज़र होता है अब जाकर भावना पर पड़ जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि हमारी जो पत्नी है कभी वह बच्चे का सुख दे नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उसके पीछे पड़कर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और उसी वक्त अजितेश जो होता है भावना को अपने दिल की रानी बनाने के लिए कदम उठा लेता। वह सोच लेता हमें चाहे जिस कदम तक गुजरना पड़े हम भावना को अपने दिल की रानी बना के रहेंगे। और उसी दिन से भावना के इर्द गिर्द मंडराने लग जाता। लेकिन भावना की जो नज़र होता है अजितेश के मन को पहचान लेती। पहचानने की वजह से भावना भी समझ जाती है कि अजितेश चाहता क्या, जिसकी वजह से भावना अब अजितेश से भी करीबी ला लेती। लाने की वजह से दोनों बाहर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। लेकिन दोनों अपने दिल का इजहार करने के लिए हिम्मत नहीं जगा पाते हैं। लेकिन अजितेश काफ़ी हिम्मत जगाता है। उसकी हिम्मत एक दिन अब जग जाती है। उसी दिन भावना को अपने साथ लेता है और लेने के बाद रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। लेकिन जैसे वहां पर चाय नाश्ता करते हैं तो उसी वक्त अजितेश अपने दिल के अंदर की भावना को जगाते हुए भावना के सामने रखते हुए कहने लग जाता है कि भावना हम तुम्हें दिल की रानी बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसी भावना यह बात सुन कहने लग जाती है कि कतई हो नहीं सकता, क्योंकि तुम एक शादीशुदा हो, तुम्हारी अपनी पत्नी वह भी खूबसूरत है और तुम्हारे साथ नोएडा भी रहती है। आखिर हम तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में अड़ंगा कैसे बन सकते हैं। लेकिन जैसे यह बात सुनता है अजितेश कहने लग जाता है
कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी पत्नी से काफ़ी ऊब चुके हैं। हमें वह सुख चाहिए जो सुख नहीं दे पा रही है, और हम तुमसे वह सुख की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भावना जैसी आप बात सुनती है, सुनने के बाद बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके मन में पहले से ही इधर अजितेश के लिए प्यार जगा पड़ा होता है। और प्यार जैसे जागता है तो उसी वक्त अजितेश के प्यार को स्वीकार कर लेती, कहने लग जाती है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उसी दिन से अजितेश और भावना के बीच होता है अब और जो दूरियां होती करीबी बदल जाती, दोनों साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और करने के बाद एक दिन खुद भावना को अपने साथ होटल में ले जाता है। ले जाने के बाद वहीं संबंध बना देता है, और संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो होता है, अब जब भी शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में अजितेश अपने घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद पहले जैसा पत्नी वाला प्यार नहीं देता, जिसकी वजह से दिव्या काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या हुआ, हमारे पति को क्या नज़र लग गई, आखिर किस तरह की हमसे हरकत करने। क्योंकि जब भी कोई बात होता है, खाने में कोई खराबी होता है, तुरंत जो होता है अजितेश अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाने के लिए खड़ा हो जाता, हर बार पे कचोड़म मारता। दिव्या काफ़ी परेशान हो जाती है, आखिर वह सच्चाई जानना चाहती है, आखिर इसका कारण क्या है। तभी खुद उसके घर में दूर का अपना जो भाई होता है अखिल पहुंचता है, खाना खिलाता है। खिलाने के बाद जो होता है बड़े प्यार से उसको अपने लफ्ज़े में उठाती है। उठाने के बाद कहने लग जाती है, हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, बड़ी सच सच बताना और राखी के बंधन को निभाना। अखिल यह बात सुनकर कहने लग जाता कि बताओ। कहने लग जाती है कि आखिर जो था अजितेश का क्या किसी लड़की के साथ बाहर अफेयर चल रहा है। यह बात जब सुनता है अखिल सनस रह जाता, लेकिन हाँ हम ही बोल लेता, पूरी पोल खोल देता है। दिव्या यह बात सुनती है, सुनने के बाद सनस रह जाती है, और उसी वक्त समझ जाती है कि आखिर हमारे पति को हमसे दूर करने का कारण वह भावना बन रही है, जिसकी वजह से शाम का जब टाइम होता है तो उसी वक्त अजितेश पहुंचता, यही बात छेड़ देती। छेड़ने के बाद तड़ाकर अजितेश खड़ा हो जाता, होने के बाद जवाब देने लग जाता कि हाँ हमारा उसके साथ अफेयर चल रहा, हम उसी के साथ अब रिश्ता रखना चाहते हैं। दिव्या बात सुनती सनस रह जाती, क्योंकि कोई भी जो औरत होती है अपने पति के प्यार को किसी और प्यार के साथ देखना नहीं चाहती। ठीक यही हाल दिव्या के साथ होता है, और दिव्या जो होती है हर दिन अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि कभी कभी दिव्या से बात करने के लिए अखिल से मदद लेती है, लेकिन अखिल के द्वारा दिव्या से बात नहीं हो पाता है। लेकिन अपने पति को समझाने की भरपूर कोशिश करती, लेकिन इधर जो होता है एक कान से सुनता अजितेश और दूसरे कान से उड़ा देता, जिसकी वजह से अब दूसरी तरफ जो होता है अजितेश समझ जाता कि हमारी पत्नी हमारे ब्याहों का पूरी अब ख्याल नहीं रख पाएगी, और उधर जो होता है दिव्या के छोड़कर अब भावना के ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है इधर खुद दिव्या के जो अपने सास ससुर होते हैं, और मौके पर पता चलता है कि उस समय जो ससुर हैं, पता चलता है कि जो सास हैं वह तो हमारे अपने बड़े जेठ के पास चली गई हैं, और घर में सिर्फ बूढ़ी ददियाँ हैं, और साथ में हमारे अपने ससुर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से दिव्या जो थी नोएडा छोड़ देती है और छोड़कर इटावा पहुंच जाती है, और अपने ससुर और बुढ़िया सास की सेवा में लग जाती है। लेकिन हाँ दूसरी तरफ अपने पति से फ़ोन पर ज़रूर बात कर लिया करती थी, और बार बार समझा बुझाती कि उससे दूरी बना लो। लेकिन हाँ जब कुछ वक्त बीतने के बाद पता चलता है कि इधर अजितेश का जो मोबाइल बुक व्यस्त बता रहा है, वह समझ जाती कि बस करो दिव्या से, और उसी वक्त दिव्या के पास फ़ोन कर देती, और करने के बाद उसको डांट फटकार लगाती। यह सिलसिला सुनकर भावना भी परेशान, लेकिन भावना जब परेशान हो जाती है तो इधर आकर अजितेश से मिलते कहने लग जाती है कि तुम्हारी पत्नी तो हमारी जीना दुश्वार कर रखी है, आखिर इसका कोई ना कोई तोड़ निकालो। अजितेश यह बात सुनता, बस इसका एक ही तोड़ है, क्यों ना हम अपनी पत्नी को अपने ही रास्ते से तौर ठिकाने से ठिकाने लगवा दें। लेकिन जैसे ही आप बात सुनती है भावना सुनने के बाद खुश हो जाती, कहने लग जाती है कि हाँ हम तुमसे शादी अब तब करेंगे जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बीच अड़ंगा नहीं बनेगी। और उसी वक्त अजितेश जो होता तुरंत फैसला लेता, और फैसला लेने के बाद अपने ही करीबी दोस्त अखिल से मिलता है। दूसरी तरफ अखिल जो होता है दिव्या का ही रिश्ते में भाई बन जाता है, लेकिन जब लेता है लेने के बाद जो होता है अखिल उसके बातों में आ जाता है, कुछ पैसे ले लेता है। लेने के बाद जो होता है खुद अपने ही दूर दराज की जो बहन होती है दिव्या को रास्ते से हटाने के लिए वही प्लान बना लेता, और उसी प्लान के तहत जो था घटना से मात्र कुछ महीने पहले इधर अजितेश जो होता है बाजार जाता है, एक नया मोबाइल नया सिम लेता है, और लेने के बाद वही मोबाइल और सिम खुद जाकर अखिल को पकड़ा देता है। पकड़ाने के बाद जो होता है जब कभी भी अखिल से बात करना होता तो अपने मोबाइल से करता, ताकि पुलिस को शंका ना हो। ऐसे प्लान बंद एक महीने का वक्त जब बीत जाता है, बीतने के बाद इधर अजितेश को आभास हो जाता कि हमारे घर में सिर्फ हमारी जो अपनी पत्नी है वह सिर्फ रहती है, और हमारी दादिया जो माँ है मौके पर वहाँ ही उनको दिखाई नहीं देता। हमारे जो अपने पिता हैं दिन भर इधर उधर रहते हैं, पूरे घर में इधर दिव्या अकेली पड़ी रहती है।
अब जब इधर पूरी तरह से अजितेश को आभास हो जाता है कि अब मौका तौर तरीके से दिख रहा है, और तभी ठीक 14 अक्टूबर साल 2019 का दिन होता है। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो नोएडा से बस पकड़ता है अखिल कुमार। पकड़ने के बाद लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करता है, और उसी 7 घंटों के बीच जो होता है अजितेश जो होता है अपनी पत्नी दिव्या से और साथ में अपने पिता प्रमोद मिश्रा से फ़ोन पर लगातार लगा पड़ा होता है, ताकि अगर पुलिस हमारे मोबाइल का सीरियल लोकेशन और साथ में डिटेल निकाले ताकि पता चले कि हम तो नोएडा में मौके पर पड़े हुए होते हैं। लेकिन 7 घंटे का जब वक्त बीत जाता है तो इधर अखिल जो होता है अब नोएडा पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दूसरी तरफ से अजितेश जो होता है अखिल को फ़ोन के द्वारा एक जानकारी दे देता है, घर में इस समय अकेली माहौल में पड़ी हुई है। यह खबर जब पाता अखिल पहुँच जाता है 3 मंजिला मकान के नीचे खड़ा हो जाता है, वहीं से बेल दबा देता है, और जैसे बेल की जो आवाज़ होती है अब जाकर तीसरे मंजिल पर रह रही अब दिव्या के कानों में पहुंचने के बाद बाहर देखती कि नीचे से उसका अपना दूर दराज का भाई अखिल आया। वो बड़ी खुश हो जाती है, उसके चेहरे मुस्कान आ जाती है, दौड़ के नीचे आती है, अपने भाई को अपने साथ लेते हैं। लेने के बाद अपने साथ तीसरे मंजिल पर चढ़ जाती, पहुंचती, हाल चाल पूछती बड़े खुश तरीके से, और वहीं पास रखा हुआ एक गिलास लेती है। लेने के बाद किचन में चली जाती है, वहाँ चाय बना के लाती है, और इधर अखिल को पिलाती है, तौर तरीके से पिलाती है, कुछ बातें करती है, और बार बार यही बात अखिल को समझाती है कि अपने भाई को समझा लो, सही रास्ते पे आ जाए, हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, खुशियाँ तो कभी न कभी आएगी। लेकिन इधर जो होता है अखिल का इरादा कुछ और होता है, उसका मकसद कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही अब दिव्या खड़ी होती है, दोबारा किचन की साइड में जाने लग जाती है, तो बगल में एक फूलदान होता है। फूलदान के ऊपर नज़र अखिल का पड़ता, करीब जाता, उठाता, अपने हाथ में लेता, उसी फूलदान से ही अब दिव्या मिश्रा के ऊपर वार करता है बार बार, जिसकी वजह से दिव्या मिश्रा 1-2 बार ज़मीन पर जब गिरते हैं उठ खड़ी होते हैं, दोबारा अपने आप के बचाव के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। लेकिन जब समझ पाता है कि अब हमें वह काम कर देना चाहिए जिस काम के लिए हम आए हैं, वही दोबारा कोशिश करता है। फिर उसका सर पकड़ने वाला फर्श पे ले जाता है, दिव्या के सर को 3-4 बार दे मारता है, जिसकी वजह से दिव्या तड़फड़ा कर मौत की नींद सो जाती है। और तुरंत कमरे में जाता, इर्द गिर्द इस घटना को चोरी का मकसद बतवाने के लिए वहीं अलमारी होता है, कुछ सामान होते बिखरा देता है, और बिखराने के बाद तुरंत का तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। फिर तौर ठिकाने पर नोएडा पहुंच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद अजितेश मिश्रा रखता है, रुकने के बाद पुलिस की टीम सनस रह जाती है कि आखिर जो होता है अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपने दोस्त को, अपने बहन के लिए कैसा कारनामा करवा दिया। पुलिस की जो टीम होती है इधर तीनों को अपने कटरे में लेती है, और लेने के बाद ले जाकर इधर भावना और साथ में अजितेश मिश्रा और दूसरी तरफ अखिल कुमार आर्या को पुलिस की टीम एक लंबी सज़ा के तौर पर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।